Hello guys, good evening to all. I hope you all are well in these difficult times. Since we have got some extra time to do our UGC NET preparation well, so let's do some productive use of the same. We are here with the most important questions of teaching aptitude which comes under General Paper 1. जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो यूनिट है जनरल पेपर 1 में वो काफ़ी इजी रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे कुछ ना कुछ उसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि इधर जो यूनिट है उसमें थोड़े सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और ये जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये आपको जब आप लेक्चरर बन जाओगे या प्रोफेसर बन जाओगे तब भी आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन में काम भी आते हैं। तो जो हम आगे इस पूरी वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं वो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मिक्सचर होंगे थोड़ी सिचुएशन बेस्ड के, थोड़ी आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को बढ़ाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो जस्ट बिफोर हम क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं हम एक बार हमारे और कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं जो कि पेपर 1 और हमारे पेपर 2 यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं। यूनिट स्नैपशॉट नोट्स हैं जो बिल्कुल फ्री हैं और हमारी वेबसाइट को विजिट करके आप उसे असेस कर सकते हैं। यूनिट वाइज पास पेपर्स हैं हमारे पास जो हमने अभी तक के यूजीसी के पेपर्स को डिस्कस करा है, जिससे आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चल जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हमने उनकी एक्सप्लेनेशंस को बहुत विविडली डिस्क्राइब किया हुआ है, जिससे आपको कंटेंट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी टेस्ट सीरीज भी है जिससे आप टाइम बाउंड होकर अपने यूजीसी के पेपर की तैयारी कर सकते हैं, अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं, अपने कंसेप्ट को भी रिवाइज और इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास फुल वीडियो कोर्सेज भी हैं और जो हमारा ये है ऑल पेपर 2 कोर्सेज कॉम्बो, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर का कोर्स है। ऐसे ही हमारा जनरल पेपर 1 का मिनी कॉम्बो पैक है जो कि बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। तो अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में और भी नॉलेज चाहिए हो तो प्लीज लॉग ऑन टू www.everstudy.co.in। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक जनरल इंस्ट्रक्शन कि हमने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना है। जैसे मैं क्वेश्चंस रीड करूंगी आपने मेरे साथ पूरी कंसंट्रेशन से रीड करना है, क्योंकि हमें आंसर का आइडिया क्वेश्चन की अच्छी रीडिंग में ही पता चल जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, आइए उसको रीड करते हैं और उससे रिलेटेड नीचे कोड गिवन है जो हमने सही कोड आइडेंटिफाई करके अपना आंसर बताना है। स्टेटमेंट 1, ऑनलाइन मेथड ऑफ लर्निंग हैज मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन ऑफलाइन मेथड। Statement 2, it is better to use online method only specifically in the current digital environment. Quotes: A statement 1 and 2 are true. B statement 1 and 2 are false. C first सही है second गलत है. D first गलत है second सही है। जैसे कि आपने भी रीडिंग में देखा कि इधर ऑनलाइन लर्निंग मेथड की बात की है तो हमें उसकी नॉलेज होनी जरूरी है, और बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट में हमें उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है करंट डिजिटल एनवायरनमेंट में, तो हमें उसका कंपैरिजन ऑफलाइन लर्निंग मोड से भी करना पड़ेगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हम जब डिस्कस करने लगे हैं मेन डिफरेंसेस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग, बिकॉज इन दोनों चीजों की बात की गई है हमारी पिछले गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स में, तो इनको हम थोड़ी बेसिक हेडिंग्स के साथ डिस्कस करेंगे। पहली है लोकेशन। तो अगर लोकेशन के लिहाज से एक साइड ऑनलाइन है एक साइड ऑफलाइन है, तो ऑनलाइन लर्निंग में क्या है, लर्निंग कहीं भी हो सकती है, प्रैक्टिकली एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि आप मेरी वीडियो को असेस कर पा रहे हैं घर बैठ के, तो ये बहुत आसान है। और ऑफलाइन लर्निंग की बात करें तो पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रैवल, मतलब उनको जहां पे लर्निंग दी जा रही है, जिसके थ्रू लर्निंग दी जा रही है, उस टारगेट की तरफ जाना पड़ेगा। सपोज क्लासरूम है तो टीचर के पास जाना पड़ेगा, और अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में है तो वो लेक्चरर के पास जाना पड़ेगा अगर उनको वो चीज समझनी है। तो लोकेशन के लिहाज से ऑब्वियसली ऑनलाइन लर्निंग हैज एन अपर हैंड ओवर ऑफलाइन लर्निंग। और अगर दूसरी हेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी को डिस्कस करें तो पहला देखिए, ऑनलाइन लर्निंग में ऑब्वियसली मोर फ्लेक्सिबल है। अभी आपको आइडिया भी लग गया होगा मेरी बातों से कि जैसे कि आप मेरी वीडियो को अगर मैंने अभी अपलोड करी है तो आप इसको कल परसों के बाद भी असेस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अभी ही असेस करनी है। अगर आपको लर्न करना है तो आप फ्री होके आराम से रात को बैठ के भी लर्न कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। देयर इज मच फ्लेक्सिबिलिटी विद रिगार्ड टू टाइम। साइड बाय साइड आप अपने डाउट जैसे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, लिख सकते हैं या लिखोगे, तो दैट इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी
कि आप जब मर्जी उसमें अपने डाउट्स लिख सकते हैं और हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो ऑफलाइन लर्निंग में ये चीज नहीं है, जबकि क्योंकि स्पेसिफाइड टाइमिंग्स होते हैं। देखिए दोस्तों, क्लासरूम में या स्कूल में या कॉलेजेस में स्पेसिफाइड 9 to 5 या 9 to 2 टाइमिंग्स होते हैं, जिसके बीच में आपको जाना पड़ेगा, तभी आप वो चीज टीचर से या लेक्चरर से ग्रास्प कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। तो अब दोनों के लिहाज से, दोनों लोकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी के लिहाज से हमें पता चल गया है कि ऑनलाइन लर्निंग हैज अ अपर हैंड ओवर ऑफलाइन लर्निंग। लेकिन इसका ये मतलब ही नहीं है कि ऑफलाइन लर्निंग डिग्रेड कर दी जाए या उसको बिल्कुल बंद कर दिया जाए क्योंकि उसे कोई बेनिफिट्स नहीं है। देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बेनिफिट्स हैं ऑफलाइन लर्निंग के। पहला बेनिफिट देखिए कि जब अटेंडीज, लर्नर्स एक टीचर, एक लेक्चरर के सामने होते हैं तो वो उनको बेटर जज कर सकते हैं कि वो मेंटली प्रेजेंट है या नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, फिजिकली तो सारे प्रेजेंट है, लेकिन टीचर उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके जेस्चर से गेस कर सकता है कि कौन अटेंडी, कौन लर्नर अटेंशन दे रहा है और कौन सा नहीं। लेकिन दूसरा पॉइंट इसका बेनिफिट का क्या है कि कुछ लर्नर्स को ना अभी डिजिटल, क्योंकि वर्ल्ड अभी अभी है, डेकेड ही हुआ है, तो इसलिए थोड़ा कोप अप करने से डिफिकल्टी हो जाती है। तो उन लर्नर्स के लिए उनको होता है कि अगर कोई चीज जो पढ़ा रहा है वो वर्चुअली ना होके फिजिकली प्रेजेंट हो तो उनको जल्दी ग्रास्प हो जाती है वो चीजें। तो ये बेनिफिट रहता है कि कुछ लर्नर के हिसाब से जिनको बेटर कंफर्ट जोन कौन सा लगता है, जब उनको ऑफलाइन ट्रेनिंग या लर्निंग के थ्रू पढ़ाया जाए, तो इनके दो बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे आइए, अब आपको ऑलमोस्ट आंसर आई गेस पता चल गया होगा, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारी स्टेटमेंट्स यही थी जो हमने क्वेश्चन में रीड की थी और हमने एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से समझ ली है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जरूर ऑनलाइन मेथड की फ्लेक्सिबिलिटी वाली अप्रोच ऑफलाइन के ऊपर ही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम ओनली ऑनलाइन मेथड ही यूज करेंगे, क्योंकि आज के टाइम में हमें दोनों मेथड के एडवांटेजेस चाहिए। तो करेक्ट कोड देखिए कौन सा होगा, सी होगा, वेयर वन इज ट्रू बट सेकेंड इज फॉल्स। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाँ जी गाइस, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, which of the following teaching support technique below does not come under modern and ICT based? Codes are given: A. Mind maps, B. Flipped classroom, C. MOOCs, D. Vedic math tools। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको पता ही है कि अब हम मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम को जब डिस्कस करने लगे हैं, तो आप अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखिए, जहां आपके चॉक बोर्ड्स जो हैं व्हाइट बोर्ड से रिप्लेस हो गए हैं, क्लासरूम्स में या प्रोजेक्टर रूम्स आ गए हैं, मतलब प्रोजेक्टर्स की अवेलेबिलिटी हो गई है और टीचर्स के पास माइक्रोफोन्स होने आम बात हो गई है। तो दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो कहने का क्या मतलब है, ये वो सिस्टम्स हैं जो टीचिंग मेथड्स को, टीचर को मॉडर्न होने में, दुनिया के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ चलने में हेल्प करते हैं। तो हम थोड़ा ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। माइंड मैप, माइंड मैप देखिए क्या है, एक ग्राफिक ऑर्गेनाइजर है। कहने का मतलब क्या है कि एक जैसे ग्राफिकली या ड्रामेटिकली हम सेंट्रल आइडिया, अपना मेन आइडिया सेंटर में रखते हैं और उसके आसपास वो आइडियाज लिखते हैं जो उससे जरूरत या उससे जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक पड़ी थी ना, जिसमें आपका ब्रेन बहुत ज्यादा आइडियाज डेवलप करता है। तो दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दिस, बस ये बच्चे के लिहाज से, एक लर्नर के लिहाज से बनाई हुई है कि आप एक सेंट्रल आइडिया, सपोजली मैं आपको एक वर्ड देती हूँ क्लासरूम, तो उससे रिलेटेड आइडियाज आप साथ साथ लिखेंगे क्लासरूम सेंटर में। क्लास, जैसे आपके क्लासरूम को सोच के आपके दिमाग में है टीचर, तो टीचर आप लिख देंगे साइड पे। उसके बाद आपके दिमाग में है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स लिख दिया, बुक्स, बेंचेस। तो दिस इज समथिंग माइंड मैपिंग, मतलब आप सेंट्रल आइडिया को सेंटर में रख के, जो आपका मेन आइडिया है जिस पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड आइडियाज को साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट है फ्लिप क्लासरूम मॉडल। देखिए नाम से बहुत क्लैरिटी हो जाती है, अगर आप ध्यान से देखिए, फ्लिप क्लासरूम मतलब क्लासरूम का उल्टा होना। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल में बेंचेस उल्टे लटक रहे हैं, दिस इज नॉट द सेम। इसका मतलब है कि हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं, क्लासरूम में कंसेप्ट की लर्निंग करते हैं, घर पे होमवर्क मिलता है तो उसकी एप्लीकेबिलिटी करते हैं, इधर उल्टा होगा। आपको कंप्यूटर के थ्रू
घर पे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए जाएंगी और उसी के बेस पे इंटरेक्टिव एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशंस, प्लेफुल थिंग्स कहाँ होंगी? स्कूल में, क्लास में, कॉलेजेस में। तो मतलब उल्टा हो गया ना, पहले स्कूल में इंस्ट्रक्शंस मिलती थी, घर में होमवर्क, यहाँ पे घर पे इंस्ट्रक्शंस मिलेगी और स्कूल में इंटरेक्टिव एक्टिविटीज करोगे। नेक्स्ट इज वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स देखिए मॉडर्न टूल नहीं है स्पेसिफिकली, क्यों? क्योंकि वैदिक मैथमेटिक्स तब से है जब से हमारे पास अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, मतलब मैथ्स की बहुत सारी टेक्निक्स में इसने हेल्प की है। तो वैदिक मैथमेटिक्स सदियों से चली आ रही है। जो हमारे बेसिक मैथ्स है, बच्चा जो बचपन से सीखता आ रहा है, वो है वैदिक मैथमेटिक्स। तो ये फॉर्मूले प्रोवाइड करते हैं, आपको पता ही है मैथ्स, तो दैट इज द सेम। ये मॉडर्न में नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है ये ऑप्शन। और मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल गए हैं, मूक्स भी वर्ड बहुत कॉमन हो गया है, आप आम सुनते होंगे। तो ये क्या है? वेब बेस्ड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है जो किसके लिए बना है? ताकि पार्टिसिपेंट्स, लर्नर पार्टिसिपेट कर पाए जो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं। देखिए अब ये मेरी वीडियो है, ये आपको जा रही है और ये बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये आपको जा रही है तो आप कहीं भी असेस कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड से भी असेस हो सकती है ये वीडियो। जो भी लॉग ऑन करेगा यूट्यूब पे, सर्च करेगा यूनिवर्सिटी क्लासेस को, तो ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। तो दैट इज मूक कोर्स। क्या होता है वैसे ये कोर्स? जैसे ये सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करिए, मूक में प्रॉपरली कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसमें डिस्कशन होती है, नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जो ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड हैं, उनके एक्सेसिबिलिटी के लिए होता है, डिस्टेंस लर्निंग भी कह सकते हैं इसको। तो दिस इज अ मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट प्रोग्राम। आई होप आपने सही आंसर भी सोचा होगा और अब आपको अगर नहीं भी सोचा था तो आंसर मिल गया होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ जी दोस्तों, तो प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली डी ऑप्शन, वैदिक मैथ्स टूल्स, क्योंकि हमने डिस्कस करा है कि वो मॉडर्न बिल्कुल नहीं है, सदियों से चले आ रहे हैं। वो चीजें जो हेल्प करती हैं हमें मैथ्स के फॉर्मूले देने में, मैथ्स के सम सॉल्व करने में, और बाकी तीनों चीजें मॉडर्न एंड आईसीटी बेस में आती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे आपको मैच करने हैं कॉलम 1 कॉलम 2 से। कॉलम 1 में कुछ आइटम्स टीचिंग के रिगार्डिंग है जो कि लेवल्स ऑफ टीचिंग के रिगार्डिंग है, कॉलम 2 में उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन आपको दिख रही है। तो इन दोनों को हमने ध्यान से पढ़ना है। तो जो सही कोड होगा, 1 कॉलम और 2 कॉलम का जो आइटम्स को मैच करके सही कोड निकलेगा, उसी को नीचे टिक करना है हमने, वही हमारा आंसर होगा। कॉलम 1 के आइटम्स को रीड करती हूँ मैं। 1 memory level of teaching, 2 reflective level of teaching, 3 understanding level of teaching. Column 2 A, it enables the students to solve the real problems of life. B, it enables the students to learn the subject matter by rote. C, no role of teacher at this level. D, it enables students to have complete command over subject material. करेक्ट कोड को देखेंगे और वही हमारा आंसर होगा। आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट लेवल है मेमोरी लेवल। अगर मेमोरी लेवल फर्स्ट एंड थॉटलेस लेवल है, पता नहीं इसको क्यों सोच रहे होंगे आप थॉटलेस बोल दिया। थॉटलेस ऐसे नहीं है कि बच्चे सोचते नहीं है, थॉटलेस इसलिए बोला है कि जो मेमोरी उनमें ऑलरेडी फिक्स्ड है, बेसिक बचपन से है, उसी को टीचर यूज करती हैं, उनमें कुछ एनहांस यूज, एडवांस यूज नहीं बताती हैं। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्रैम करते हैं फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, फॉर्मूलाज को। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ये लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है। मतलब मेंटल एबिलिटी जो सारे लिविंग बीइंग्स में होती है उसी को यूज किया जाता है, उसको कुछ उसका मतलब इंटरप्रिटेशन में या उसका लॉजिकल यूज स्टूडेंट्स को नहीं बताया जाता। बस उनको बोला जाता है कि आप रट्टा मार लीजिए, इसको बाय हार्ट इसको याद कर लीजिए। तो इसलिए इसको थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग भी कह देते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल सेकंड लेवल है थोड़ा सा। देखिए वो थॉटलेस था, ये क्या है? थॉटफुल। तो अब आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि इसमें क्यों थॉटफुल बोला है, क्योंकि टीचर स्टूडेंट को बताती है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स बताती है, लॉजिक ढूंढना बताती है। तो वो क्रैमिंग बिल्कुल इनकरेज नहीं होती है। क्रैमिंग इनकरेज नहीं होगी तो बच्चा अपने आप सोचेगा, वो अपना दिमाग यूज करेगा कि इन फैक्ट से क्या इंटरप्रिटेशन बनती है,
वो थॉट्स उसके माइंड में आएंगे, डाउट्स आएंगे, वो टीचर से पूछेगा। इसलिए इस लेवल पे टीचर का रोल बहुत एक्टिव है। लास्ट लेवल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और हायर ऑर्डर थिंकिंग का लेवल है, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। इसको हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसमें एम्फेसिस देखिए दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, एम्फेसिस इस पे है प्रॉब्लम पे, कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, उसको डिफाइन करिए और फिर उसका सोल्यूशन ढूंढिए। मतलब बच्चा खुद ही डाउट क्रिएट करता है, वो टीचर के जो उससे पढ़ाया जाता है उससे उस डाउट की क्लैरिटी की कोशिश करता है और उसका सोल्यूशन भी फाइंड कर लेता है। मतलब इसमें उसका दिमाग का यूज बहुत ज्यादा होता है, वो लॉजिकल थिंकिंग करता है, इसमें उसकी क्रिएटिव एबिलिटी टॉप लेवल पे होती है। तो टीचर जो है वो क्या इनकरेज करती है इस लेवल में, कि जो लर्निंग हो वो लर्नर सेंटर्ड हो। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड होगी, सब्जेक्टेड टीचर सेंटर्ड नहीं होगी, तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर है, उनके माइंड की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगी। हाँ जी फ्रेंड्स, अब हमने एक्सप्लेनेशन को तो समझ ही लिया है, तो अब हम फटाफट से इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। देखिए, पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। तो उसमें क्या होगा? इट enables द स्टूडेंट्स टू लर्न द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट, मतलब आप उनको क्रैम कर लेते हैं। तो फर्स्ट का बी, अब फर्स्ट का बी दो में दिया हुआ है, बी और सी में। तो अब हमें नेक्स्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि हमने अभी पढ़ा था हाईएस्ट ऑर्डर है, उसका बनता है। देखिए, इट enables द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स। मैंने कहा था ना, वो इंट्रोस्पेक्ट करके जो टीचर ने पढ़ाया है उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो सेकंड का ए, ये भी बी और सी दोनों में दिया गया है। अब थर्ड देख लेते हैं, जो कि हमारा आंसर बता देगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप बताइए, टीचर का रोल नहीं होगा क्या? होगा, हमने पढ़ा था टीचर का रोल है, और कौन सा रोल है? एक्टिव। तो इस लेवल में क्या होगा? इट enables द स्टूडेंट्स टू हैव कंप्लीट कमांड ओवर द सब्जेक्ट मटेरियल, क्योंकि वो समझ लेते हैं, वो खुद फॉर्मूलाज डिराइव भी करने शुरू कर देते हैं, अच्छे से समझते हैं, क्राम नहीं करते हैं, तो उनकी सब्जेक्ट मैटर पे कंप्लीट कमांड हो जाती है। इसलिए जो है ऑप्शन बी इज द कोड, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में असर्शन और रीजनिंग गिवन है। असर्शन एक स्टेटमेंट है, रीजन मे और मे नॉट भी उसके कंटेक्स्ट में हो, और दोनों सही भी हो सकते हैं, दोनों गलत भी। हमने करेक्ट कोड आइडेंटिफाई करके अपना आंसर बताना है। तो असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो आइए इसको रीड करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड एंड आइडेंटिफाई द राइट कोड फ्रॉम बिलो। Assertion, learner centered method of teaching is the newest solution to ensure growth in students learning. Reason, this is because the focus is only on students in learner centered method. Codes given are दोनों सही है, और R उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब उसके सपोर्ट में है, उसको सिग्निफाई करता है। दोनों सही है, लेकिन R इंडिविजुअली अपना कोई स्टेटमेंट है जो कि उसके कंटेक्स्ट में ना हो। C, A is correct but R is incorrect. D, A is incorrect but R is correct. तो आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन में लर्नर सेंटर्ड मेथड के बारे में है, तो उसकी नॉलेज होनी हमें बहुत जरूरी है, जो कि हमने नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस की हुई है। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, देखिए, लर्नर सेंटर्ड मेथड वो है जो लर्नर को एट द सेंटर ऑफ लर्निंग पे प्लेस करता है। मतलब इसमें जो सारी लर्निंग हो रही है उसमें हमारा लर्नर जो है वो सेंटर है, मतलब वो फोकस है, जो मरकज है हमारा, कि हमने उसको देख के लर्निंग करवानी है। और जो स्टूडेंट है उसका खुद का पोटेंशियल इस मेथड में बहुत ज्यादा होता है, कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है लर्निंग के लिए, वाइल द ट्यूटर और द टीचर जो है उसने उसको लर्निंग किसी तरह प्रोवाइड करनी है, बहुत अच्छे से देनी है। तो मतलब लर्नर सेंटर्ड मेथड में टीचर का रोल तो है ही है एज अ फैसिलिटेटर, बट स्टूडेंट का और भी ज्यादा रोल बढ़ जाता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है खुद की लर्निंग के लिए, खुद के समझने के लिए और डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो इस मेथड के एडवांटेजेस देख लेते हैं।
एडवांटेजेस देखिए, पहली बात तो इम्प्रूव्स पार्टिसिपेशन। जब लर्नर को लगेगा कि जो टीचर है वो बहुत ज्यादा उसको फोकस देके पढ़ा रहा है तो उसकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी ना। और इम्प्रूव्स रिटेंशन ऑफ नॉलेज, क्योंकि लर्नर समझ कर रहा है तो उसकी मेमोरी में रिटेन रहेगा। परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जब आप उस चीज को रिटेन करेंगे और आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बिल्कुल जब आपको अच्छे से कंटेंट और मजा आएगा पढ़ने में तो आपका जो लॉजिक है ब्रेन का डेवलप करने का वो इंक्रीज होता रहेगा। आपकी ब्रेन की पावर प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर देगी। फोस्टर्स कोलैबोरेटिव लर्निंग, मतलब टीचर एज अ फैसिलिटेटर तो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, साथ में उसकी खुद की नॉलेज की भी डेवलपमेंट होती रहती है। तो दोनों की लर्निंग हो रही है मिलजुल के, स्टूडेंट की भी और टीचर की भी। तो अब चलिए, मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, तो अब आंसर डिस्कस करते हैं। तो आंसर बिल्कुल पता चल गया होगा कि सी जो है वो करेक्ट है, जिसमें असर्शन हमारी बिल्कुल सही है कि लर्नर सेंटर्ड मेथड है जो न्यू एज सोल्यूशन है, जो ग्रोथ इंश्योर करता है, क्योंकि इसमें लर्नर है वो सेंटर पे प्लेस किया जाता है, उसके रिक्वायरमेंट्स को सेंटर पे प्लेस किया जाता है। और रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसमें फोकस स्टूडेंट्स पे अकेले नहीं होता, टीचर पे भी है, क्योंकि टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर बहुत अहम है, बहुत मेन है। तो स्टूडेंट के साथ साथ इसका फोकस टीचर पे भी होता है, हालांकि स्टूडेंट पे हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन टीचर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो इसलिए सी जो है वो करेक्ट कोड है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following from codes below represent choice based evaluation system correctly? बिलो आर द गिवन स्टेटमेंट्स, तो उनसे बेस पे कोड हमने सिलेक्ट करना है। नंबर 1, द कोर्सेज अंडर इट आर evaluated through percentage accorded at year end. Number 2, the students can choose courses from the prescribed courses comprising core, elective or minor or skill based courses. Number 3, this is a student centric approach to learning or acquiring higher education. Number 4, in this system if the students fail in one or more courses then they will have to repeat all the courses in a given semester. The given codes are below. A, only 1 and 4. B, only 2 and 3 are correct. C, all of the above are correct. D, none of the above are correct. तो इसकी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को हम समझते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो स्टूडेंट है या जो नॉलेज सीकर है वो खुद अपने कोर्सेज को चूज कर सकता है कि उसने खुद क्या पढ़ना है फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ इलेक्टिव, कोर एंड सॉफ्ट स्किल कोर्सेज। मतलब काफी कोर्सेज हैं, उसके विद इन काफी सब्जेक्ट्स हैं। स्टूडेंट खुद अपना कोर्स डिजाइन कर सकता है जो गिवन कोर्सेज में से, और सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकता है। ये काफी डिफरेंट है जो हम बीकॉम या एमकॉम या एमबीए में करते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक दो सब्जेक्ट्स या फील्ड की ऑप्शनल होती है, लेकिन सब्जेक्ट्स वो खुद अलॉट करते हैं। तो इसमें आप कोर्सेज के सब्जेक्ट्स को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो ये कैफेटेरिया अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट्स खुद अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, अपनी स्पीड पे लर्न करते हैं। एडिशनल कोर्स चाहिए अगर उनके पास ज्यादा टाइम है पढ़ने का तो वो भी ले सकते हैं। मतलब इसमें जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, एक्चुअली इसमें ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो स्टूडेंट इसमें ज्यादा पॉइंट्स, ग्रेड्स, A+ या जो भी क्रेडिट सिस्टम हो उसको कमा सकते हैं अपनी पेस पे, अपनी कैपेबिलिटी के बेस पे। अगर वो क्लास से आगे निकल के एडिशनल कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उनकी खुद की कैपेसिटी पे बेस्ड है। ये स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच है, ना कि टीचर सेंट्रिक, क्योंकि स्टूडेंट्स खुद कोर्स चूज करते हैं। इसमें जो आउटकम्स या पैरामीटर जिन पे परफॉर्मेंस मेजर होती है वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कितनी डेवलप हुई हैं, क्योंकि हम सब बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी टैलेंट्स, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट उसकी क्रिएटिविटी में कितनी आई है उसके बेस पे भी ग्रेडिंग होती है। देखिए यहाँ पे ग्रेडिंग सिर्फ सब्जेक्ट मैटर के बेस पे नहीं है, ओवरऑल द पर्सनालिटी को देखते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर स्टूडेंट एक या ज्यादा कोर्स में फेल हो जाता है बाय चांस, तो जरूरी नहीं है कि उसको सारे कोर्सेज करने पड़े गिवन सेमेस्टर के। जिस सब्जेक्ट में या जिस कोर्स में वो फेल हुआ है उसी को रिपीट करना पड़ेगा उसको नेक्स्ट सेमेस्टर में। जब भी उसका एग्जाम होगा तो उसको सारा कुछ रिपीट नहीं करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ही फेल्ड इन वन सब्जेक्ट। तो इसका प्लस पॉइंट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो पढ़ा है उसके बेस पे हम इसका सोल्यूशन देखते हैं।
कि ये स्टेटमेंट नहीं सही कि इसकी जो इवैल्यूएशन होती है वो एट ईयर एंड होती है, क्योंकि यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम है तो ओवरऑल पर्सनालिटी को देखा जाता है, तो वो टाइम बाय टाइम होती रहती है। प्लस फोर्थ पॉइंट भी जो है कि उसको सारा रिपीट करना पड़ेगा, वो भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, ओनली 2 एंड 3, जिसमें वो खुद चूज करते हैं। और एक ये स्टूडेंट सेंटरिंग अप्रोच है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में अभी पढ़ा। आई होप इसकी क्लैरिटी हो गई होगी, क्योंकि हमारी ये जो क्वेश्चन की स्लाइड्स हैं, जो वीडियो है, हमारा यही एम है कि आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एक पूरे टॉपिक है उससे रिलेटेड टॉपिक्स की नॉलेज हो जाए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। हाँ जी माय स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स बिलो कंप्राइज क्लासरूम एनवायरनमेंट। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ध्यान से पढ़िए। नंबर 1 फिजिकल फैक्टर्स, नंबर 2 सोशल फैक्टर्स, नंबर 3 cultural factors, and number 4 is psychological factors. Given codes are A both 1 and 2, B both 2 and 3, C both 1 and 3, and D all of the above. Moving on to the explanation so that we can comprehend what the answer can be, और maybe आपने सोच भी लिया हो। हाँ जी, तो दोस्तों देखिए, क्लासरूम एनवायरनमेंट तो आप सबको पता है कि आप क्लासेस अटेंड करते हैं, तो इसमें जो बेसिक दो फैक्टर्स मेन है ना, वो है फिजिकल एंड सोशल। फिजिकल में क्या आ जाता है, बहुत आसान है। फिजिकल हमारी सराउंडिंग्स को देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, आप बिल्डिंग को देखिए, आप लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, क्लीनिनेस, मतलब फिजिकली जो आपको चीजें दिख रही हैं, जिसको मतलब आप स्मेल कर सकते हैं, देख सकते हैं, टैंजिबल थिंग्स को बेसिकली हम फिजिकल फैक्टर्स कह देते हैं। एंड मूविंग ऑन टू नेक्स्ट विच इज सोशल फैक्टर्स। तो अगर हम सोशल फैक्टर्स की तरफ जाएं, तो सोशल फैक्टर्स में क्या आ जाएंगे, सोशल होता है ना रिलेशनशिप बेस्ड, मतलब रिलेशनशिप कैसा है टीचर और मैनेजमेंट का, स्टूडेंट एंड टीचर का, इसमें स्टूडेंट एंड मैनेजमेंट का भी रिलेशनशिप आ जाता है। मतलब सोशल फैक्टर्स में हम रिलेशनशिप्स की स्टडी को करते हैं। तो जो दो मेन फैक्टर्स हुए वो हमारे हुए फिजिकल एंड सोशल। सो द आंसर विल बी, obviously the answer will be both A code 1 and 2 physical and social factors, जो कि क्लासरूम एनवायरनमेंट को मेनली करते हैं कंप्राइज। कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज्यादा स्टूडेंट बेस्ड है, ज्यादा पर्सनल बेस्ड है। तो अगर हम क्लासरूम की बात करें, अपने आसपास सराउंडिंग्स की बात करें, तो इसमें दो ही मेन बनते हैं, फिजिकल एंड सोशल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से पढ़ेंगे हम। Which of the following codes below depict the basic requirements of teaching? Number 1, suitable environment. Number 2, teacher-student relationship. Number 3, students' creativity. Number 4, professionalism of the teacher. Number 5, institution adherence to employ teachers knowing 2 languages at least. Codes below are A 1, 2, 3, B 1, 2 and 4, C 1, 3 and 4 and D 1, 2 and 5. आई होप आपने आंसर सोच भी लिया होगा, तो थोड़ा सा समझ के फिर आंसर की तरफ मूव ऑन करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखिए पहला है सूटेबल एनवायरनमेंट। सूटेबल एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है, एक लर्निंग प्रॉपर एनवायरनमेंट जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों सेफ फील करें। अभी हमने पढ़ा कि क्लासरूम एनवायरनमेंट की जो मेजर फैक्टर्स है वो कौन से हैं, फिजिकल एज वेल एज सोशल। तो वो दोनों चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, और टीचर्स का इसमें रोल स्टूडेंट से भी ज्यादा है। तो वो एक कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव एंड सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें, ये बेसिक रिक्वायरमेंट में आता है। प्रोफेशनलिज्म जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक प्रोफेशन में हो तो आपको उस प्रोफेशन के रिगार्डिंग ट्रू रहना चाहिए। तो प्रोफेशनल टीचर्स क्या है, जो उनकी क्वालिटी है कि वो स्टूडेंट के साथ अच्छा कोलैबोरेट कर सकती हैं, वो मैनेजमेंट के साथ, अपने फेलो टीचर्स के साथ भी अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर लेती हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना देती हैं, जिसमें लर्निंग अचीवमेंट आसान हो जाती है स्टूडेंट के लिए। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी जो स्टूडेंट है वो ओपन और सेफ फील करता है अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। और क्वालिटी टीचिंग और क्वालिटी लर्निंग दोनों इसमें अच्छी हो जाती हैं,
और स्टूडेंट मोटिवेटेड फील करते हैं, पार्टिसिपेट ज़्यादा करते हैं, अचीवमेंट आउटकम्स उनकी हाई हो जाती हैं। तो ये तीनों जो हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। हाँ जी दोस्तों, तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी 1, 2 एंड 4, क्योंकि इसमें प्रोफेशनलिज्म है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है और सूटेबल एनवायरनमेंट है। बाकी दोनों चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं या रिक्वायरमेंट्स पे बेस हैं, बट ये तीनों चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट है और हमारा क्वेश्चन बेसिक रिक्वायरमेंट पूछ रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज नॉट एन एडोलेसेंट एंड अडल्ट learner characteristic in context of teaching? Option A is academic, B is social, C is cognitive and D is arrogant. हाँ जी, तो हमारा जो मेन मोटिव है कि हम लर्नर के सारे करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं, फिर हम जल्दी से वो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे जो उसमें फिट नहीं होती है। तो पहला है एकेडमिक करेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक में आ जाता है कि वो कैसी एजुकेशन है, उसकी नॉलेज लेवल क्या है, एजुकेशन की टाइप लेवल क्या है, क्योंकि जो हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल है उसकी जो करेक्टरिस्टिक मेन तो यही है ना कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं अपने इंटेलेक्चुअल लेवल को भी डेवलप मेन करना हमारा मोटिव है। तो फिजिकली तो अडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर बढ़ता ही है, इस स्टेज पे उसका इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत इंटेंस हो जाता है। नेक्स्ट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशली भी वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मांगनी शुरू कर देता है। वो चाहता है कि स्कूल्स में या आउटसाइड स्कूल या कॉलेजेस उसके जो ग्रुप्स बने उसमें उसकी एक्सेप्टेंस हो, रिस्क लेना शुरू कर देता है। मतलब एक होता है ना कि सोशल या सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस आए, दैट इज सोशल डेवलपमेंट। वो एडोलेसेंट और लर्नर में बहुत ज्यादा होती है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब यहाँ आ जाता है कि कैसे एक पर्सन अपने बारे में सोचता है, किसी और के बारे में सोचता है, कैसे वो उससे कनेक्टेड सेंसिटिव फील करता है, या वो जो इमोशंस होती है ना एडोलेसेंट लर्नर की, आप समझ सकते हैं कि वो क्रिटिसिज्म को जल्दी हैंडल नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है छोटी छोटी बातों पे, मूड्स बहुत शिफ्ट होते हैं। और जब हम कॉग्निशन को पढ़ेंगे तो कॉग्निशन तो एक प्रोसेस है थिंकिंग का। तो एक अडोलेसेंट और अडल्ट लर्नर की कॉग्निशन डेवलपमेंट होती है। कहने का मतलब है कि उसका ब्रेन लॉजिकली डेवलप होता है, वो रिलेशनशिप्स डिराइव करने लगता है अपनी टीचिंग से, और जो उसको चीजें ग्रास होती हैं उससे वो अप्लाई करने लगता है रियल लाइफ में। तो अब जब हमने चारों करेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हैं तो हम अब वो ऑप्शन देखते हैं जो फिट नहीं बैठती है। हाँ जी, तो माय डियर फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है वो आपको देख के अब पता चल गया होगा जब हमने सारी स्टडी कर ली है। एरोगेंट सही नहीं है, जबकि फोर्थ एक बनता होता था वो है इमोशनल। तो चार करेक्टरिस्टिक्स हुए एकेडमिक, सोशल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल। एरोगेंट इज द रॉन्ग, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 को मेरे साथ अच्छे से रीड करेंगे हम। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, जस्ट लाइक बिफोर हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। दो कॉलम्स गिवन है, रिस्पेक्टिव कोड्स गिवन है। सही कोड सही फर्स्ट कॉलम के आइटम को सही सेकंड कॉलम के आइटम से मैच करके उसका रिस्पेक्टिव कोड जो बनता है वही हमारा आंसर है। तो जस्ट रीड कर लेते हैं कॉलम 1 के आइटम्स को। फर्स्ट, नंबर 1 फॉर्मेटिव असेसमेंट, नंबर 2 नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, number 3 criterion reference assessment, number 4 summative assessment. Column 2A, it is aimed at assessing the extent to which the most important outcomes at the end of the instruction have been reached. B, it measures students performances against a fixed set of predetermined learning standards. C, the goal is to monitor student learning to provide feedback. And D, दिस कंपेयर द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट एन एवरेज ग्रेड डिसाइडेड। तो आपको पता चल गया होगा कॉलम 1 में टाइप्स ऑफ असेसमेंट दी हुई है टीचिंग के एप्टीट्यूड के हिसाब से, और कॉलम 2 में उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में पहली आती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम देखें तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो है जो टाइम टू टाइम जिसकी असेसमेंट होती है
ईयर एंड नहीं होती है, थ्रू टेस्ट, थ्रू जीडीज, थ्रू इंटरेक्टिव क्लासरूम एक्टिविटीज, ताकि जो हमें फीडबैक है कि कैसे टीचर पढ़ा रही है, कैसे स्टूडेंट्स को ग्रास्प हो रहा है, साथ के साथ मिलता रहे। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ऑफ डेवलपिंग इंस्ट्रक्शन। समेटिव असेसमेंट वो है जो या तो हाफ ईयरली या ईयर एंड पे असेसमेंट होती है, जिसमें बेसिकली सब्जेक्ट की टेस्टिंग ज्यादा होती है, कोर सब्जेक्ट की टेस्टिंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट वो है जिसमें एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को एक एवरेज नॉर्म हम उसका बना लेते हैं। सपोजिटली कि पिछले क्लास के स्टूडेंट्स ने एवरेज स्कोर कितना किया था हिस्ट्री में, तो अब जब हमारे पास न्यू क्लास आएगी तो उसमें स्टूडेंट्स कैसे स्कोर कर रहे हैं कंपैरेटिव टू पिछली क्लास के एवरेज स्कोर से, दैट इज नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में हम एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक डिफाइंड क्राइटेरिया जो हमने बनाया हुआ है, एक एजुकेशनल अथॉरिटी ने बनाया हुआ है, उसके से कंपेयर करते हैं। देखिए नॉर्म और क्राइटेरियन में थोड़ा सा थिन लाइन का डिफरेंस है। नॉर्म में जो है हम एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से ही कंपेयर करते हैं, पिछले स्टूडेंट की या कोई टॉपर हो या उससे, कि वो कितना बिलो या अबव एवरेज परफॉर्म कर रहा है। और क्राइटेरिया में हम किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किसी दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से लिंक नहीं करते हैं, बल्कि खुद एक क्राइटेरिया बनाते हैं ताकि स्टूडेंट कभी ऐसे फील मत करे, लो मत फील करे, लेकिन हम अपना क्राइटेरिया एक आईक्यू बेस बना लेते हैं कि स्टूडेंट को अगर ये कोर्स को अडॉप्ट करना है या एक कोर्स को क्लियर करना है तो उसे इस क्राइटेरिया को पास करना ही होगा। तो अब इसके आंसर की तरफ मूव ऑन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई डेफिनेटली लो आपको आंसर बिल्कुल पता चल गया होगा। तो एक बार देखते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट है द गोल इज टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग टू प्रोवाइड फीडबैक, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, दिस कंपेयर्स अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट एन एवरेज ग्रेड डिसाइडेड, मतलब किसी ग्रेड को डिसाइड कर लिया होगा हमने जो पिछले स्टूडेंट से रिलेटेड होगा या उसने कैसे स्कोर किया था उसके बेस पे। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट हो गया हमारा। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होगा? इट मेजर्स स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड, मतलब कोई क्राइटेरिया हमने खुद बनाया है, किसी और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को बेस नहीं लिया है। समेटिव असेसमेंट है ए ऑप्शन। It is aimed at assessing the extent to which the most important outcomes at the end of instruction have been reached. मैंने कहा था ना, या तो ईयरली या ट्वाइस अ ईयर इसकी सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट से रिलेटेड टेस्टिंग होती है एक स्टूडेंट की। तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन बी। हाँ जी, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो आज की हमारी वीडियो का, वो है क्वेश्चन नंबर 10। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग। तो ये भी असर्शन रीजनिंग है, जैसे कि हमने एक पहला भी डिस्कस किया था। असर्शन ए इज learner characteristic differences can be found by closely monitoring the overall personality of the learner and the given reason. So the first task of every teacher in a class should be to know and study individual differences among his pupils. I hope आपको ये दोनों का थोड़ा बहुत लिंक समझ आ गया होगा। तो उससे रेफरेंस में कोर्स भी सिमिलर है, जैसे पहले थे बोथ ए एंड आर आर ट्रू और आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बी ट्रू है दोनों लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सी ए करेक्ट है आर इनकरेक्ट है, डी ए इनकरेक्ट है और आर करेक्ट है। तो हम एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव ऑन करते हैं, तो हम जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, तो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर्स की बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं वो है साइकोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटल एबिलिटीज, नॉलेज, हैबिट, पर्सनालिटी एंड ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ही। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस बॉडीली हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअली हो सकते हैं, इंटरेस्ट हो सकता है, हॉबीज हो सकती हैं। इन चीजों को, क्योंकि एक टीचर एक लर्नर से डील करी है, उसका हर स्टूडेंट एक लर्नर है जो कि अलग अलग लेवल्स पे है अपनी लाइफ के, ब्रेन के तौर पे, फिजिकल के तौर पे, हॉबीज, इंटरेस्ट, वो जिस मोटिव से पढ़ने आया है उन सब में उसके हर एक लर्नर में फर्क है। तो फर्स्ट टास्क ऑफ एवरी टीचर शुड बी कि वो एक अपने लर्नर्स, अपने स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव को समझे। अगर एक टीचर उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ाएगा तो लर्नर उसको जल्दी ग्रास्प करेंगे और टीचर स्टूडेंट बॉन्ड पे बढ़ेगा।
तो जो हमारे है करेक्टरिस्टिक्स में बहुत कुछ, ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द लर्नर को स्टडी करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसके सोल्यूशन बहुत इजी से आपको पता चल जाएगा। देखिए दोस्तों कि अब हमें पता है कि लर्नर डिफरेंसेस को क्लोजली हम देख सकते हैं जब हम एक पर्सनालिटी को, एक बंदे की पर्सनालिटी को अच्छे से स्टडी करें, उसके ओवरऑल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स को, फिजिक को, इंटरेस्ट को, ओपिनियंस को स्टडी करें। तो फर्स्ट टास्क ऑफ एवरी टीचर इन अ क्लास शुड बी टू नो द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग हिज पीपल्स, तभी वो उनमें इश्यूज को रिजॉल्व कर पाएगा, इश्यूज को आने ही नहीं देगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग को कर पाएगा एक टीचर। तो इसका आंसर है ए। Both A and R are true and R is the correct explanation of A. So friends, we are ending our session here. Thank you for watching. I hope आपको काफी कंसेप्ट क्लैरिटी हो गई होगी और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और इससे रिलेटेड जो टीचिंग एप्टीट्यूड के और सिचुएशन बेस्ड या कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन होंगे आगे, आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप लिख सकते हैं हमें hello@abstudy.in। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी पर्सनल क्वेरीज हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री लर्निंग ऐप जिसमें आपको काफी कंटेंट एक्सेसिबल है, और विजिट कर सकते हैं www.everstudy.co.in जो कि हमारी वेबसाइट है। And please like, subscribe and share this video and have a nice day.